एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ इन वन शॉट। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम लोग डिटेल वीडियो डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा एडल हिंद नर्सिंग की, उसे आपको हर एक वीडियो यूनिट वाइज डिटेल में मिल जाएगी। ये जनरली वन शॉट वीडियो होने जा रही है, तो इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो यूनिट से रिलेटेड या थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो चलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। डायरिया, आपको पता है डायरिया क्या है? डायरिया में क्या होता है, लूज लिक्विड वाटरी स्टूल पास होता है। उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं डायरिया हो गया। आपको दिन में 3 to 4 टाइम्स पास करना होगा लिक्विड स्टूल, तब आपकी कंडीशन डेवलप हो गई, उसको हम लोग कहते हैं डायरिया। यह आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ में 6,000 पीपल्स को अफेक्ट कर देता है और ये सबसे ज़्यादा घातक या फिर कह सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग है चिल्ड्रन के लिए, जिसमें चिल्ड्रन की डेथ भी हो जाती है। डायरिया आपका 2 टाइप्स का आता है, एक आपका होता है एक्यूट, एक आपका होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि आपको 3 से 4 दिन, मतलब 3 दिन से लगा के 12 दिन तक आपको कंडीशन अगर डायरिया की है तो उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट। और यही आपकी हफ्तों में हो गई 3 हफ्ते, तब आपकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी, तब आप कहेंगे क्रोनिक है। बस यही डिफरेंस है एक्यूट और क्रोनिक में। अगर आपका 12 दिन तक या 14 दिन तक भी है तब आप कहोगे उसको एक्यूट। वही आपका 3 वीक से 4 वीक जा रहा है वो आपकी हो जाएगा क्रोनिक। एक्यूट में टाइम कम रहता है, क्रोनिक में टाइम ज़्यादा रहता है। एक्यूट में कंडीशन मतलब प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी, कंडीशन बेकार रहेगी लेकिन सीवियर नहीं होगी। सीवियर कंडीशन आपको क्रोनिक में मिलेगी। फिर हम डिस्कस करते हैं इटियोलॉजी के बारे में। अगर मैं बात करूँ इटियोलॉजी की तो इसके 3 मेन कॉज होते हैं। एक आपका होता है बैक्टीरियल कॉज, एक होता है आपका वायरल कॉज, एक आपका होता है अदर कॉज। बैक्टीरिया में आपके बैक्टीरियाज आते हैं, जैसे कि आपके बेसिलस आता है, सैल्मोनेला होता है, शिजेला आता है, इकोलाई आता है। और वायरस की अगर मैं बात करूँ तो आपके रोटा वायरस आते हैं, एस्ट्रा वायरस आते हैं, अडीनो वायरस आते हैं, कैल्की वायरस आते हैं, इंट्रो वायरस आते हैं। अदर कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो एंटमेबा हिस्टोलिटिका। एंटमेबा हिस्टोलिटिका एक इम्पॉर्टेंट अदर कॉजेज़ में आता है जो आपका डायरिया कॉज करता है। डायरिया की अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूँ तो इसमें 2 बुक में आपके मेंशन है, तीसरा मैंने ऐड ऑन करा है। पहला है कंटामिनेटेड फूड, मतलब कि ऐसा खाना जिसमें ये सारी चीज़ें हैं प्रेजेंट है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस या अदर कॉजेज़ प्रेजेंट है। कंटामिनेटेड फूड हो गया जिसको खाने के बाद आपको डायरिया हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, ऐसे खाने या ऐसे पानी की वजह से हो सकता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आ रहा है। कंटामिनेटेड फूड है, उसको आपने खाया तो आपको प्रॉब्लम होगी, और कंटामिनेटेड वाटर है उसको आपने पिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपका आता है थर्ड कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फीकल मैटर पे जो बीज हैं वो अगर कॉन्टैक्ट में है, फिर आपके कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, कोई भी आपके मटेरियल है उस पर, खाने पे, उसके बाद पीने पे, वो उसके अदर में वो डायरेक्ट आपके कॉन्टैक्ट में आ रही है या फिर इनडायरेक्ट आपके कॉन्टैक्ट में आ रही है, जिसकी वजह से डायरियल डिजीज़ हो सकती है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपके 3 होते हैं, दैट इज़ कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर एंड आपका कॉन्टैक्ट। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। अब कोई भी डिजीज़ हो, सबसे मेन आपको पता है अब तक पैथोफिजियोलॉजी होती है। तो पैथोफिजियोलॉजी की पहली लाइन तो सबसे कॉमन, दैट इज़ ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब पहली लाइन लिखने के बाद में, एरो बनाने के बाद में आप क्या लिखेंगे, मतलब कि इन सारे इटियोलॉजी की वजह से, ये जब सारी इटियोलॉजी मतलब कि जो आपके बैक्टीरिया, वायरस है, उनकी वजह से तो आपके डायरिया स्टार्ट हो रही है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक खाना था, इस खाने में आपका वायरस है, बैक्टीरिया है। जब इस खाने को आप खाओगे तो ये आपका ऑर्गेनिज्म भी इंटर होगा। खाना कहाँ जाता है, आपके जीआई सिस्टम में जाता है। इसका मतलब आपका बैक्टीरिया, वायरस भी आपके जीआई सिस्टम में गया। अब वहाँ पे जाने के बाद वो डिस्टर्बेंस करेगा बोवल में, आपके जो बोवल्स होते हैं उनके फ्लोरा जो होते हैं उनमें क्या करेगा, डिसरप्शन करेगा। उसके बाद में जिसकी वजह से यही बैक्टीरिया, यही वायरस क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोटॉक्सिन को करेंगे, और यही इंटरटॉक्सिन क्या कॉज कर देगा, डायरिया कॉज कर देगा। एकदम सा सिंपल है, लर्न क्या करना, बस ये 2 पॉइंट। सबसे पहले आपको पता है आप खाना खा रहे हो, पी रहे हो, तो वो कहाँ जाएगा, आपके जीआई सिस्टम में जाएगा। अगर खाने में, पानी में आपका मतलब ये बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म भी आपके कहाँ जाएंगे, पेट में जाएंगे, मतलब जीआई सिस्टम में जाएंगे। फिर वहाँ से जाते वक्त क्या करेंगे, डिसरप्शन करेंगे, मतलब कि उसके फंक्शंस को डिसफंक्शन करेंगे, फ्लोरा को जो आपके वोवल में होता है। उसके बाद में वो ही बैक्टीरिया, वायरस क्या रिलीज़ करेंगे, इंटरोटॉक्सिन। इंटरोटॉक्सिन के बाद में वो डायरिया कॉज कर देगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ,
एक बारी आपने भी लाइफ में फेस करा होगा डायरिया डिजीज़ को। मैं कह रही हूँ सिंपली एक्यूट कंडीशन में। लेकिन आपको ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो पता होंगे कि आपका पेट बहुत दर्द करता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, एकदम खिंचाव होता है उस टाइम पे। उसके बाद में इंटेस्टाइनल रबिंग होती है, एनोरेक्सिया होता है, थर्स्ट होता है, वाटरी स्टूल होता है। अब वाटरी स्टूल होता है, जितना भी आप पानी पी रहे हो वो आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको थ्रस्ट फील हो रहा है, रेस्टलेसनेस फील होगा, डिहाइड्रेशन होगा और लो ग्रेड का फीवर भी आएगा। तो ये साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे एक डायरिया पेशेंट में। फिर आप हिस्ट्री कलेक्ट फिर आप करोगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिससे आप टेस्ट करोगे, जिससे पता होगा कि उस पर्सन को डायरिया है या नहीं है। तो उसके लिए आप करोगे हिस्ट्री कलेक्शन एकदम बेसिक, फिर आप करोगे फिजिकल एग्जामिनेशन एकदम बेसिक, फिर आप करोगे स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं जिससे हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि डायरिया है कि नहीं। अब वाटरी स्टूल है, पहले क्लियर हो गया, उसके बाद में उसमें ब्लड आ रहा है, नहीं आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आपसे स्टूल एग्जामिनेशन में क्लियर हो जाता है। फिर आपका होता है यूरिन एग्जामिनेशन, फिर आपका आता है सीबीसी टेस्ट, जिससे आप क्या कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसमें आप आरबीसी, हीमोग्लोबिन और जितने भी ब्लड कंपोनेंट है उनका टेस्ट आपको पता चल जाता है। फिर आप सीरम लेवल भी चेक कराओगे, सीरम लेवल पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड का कराओगे। क्यों कराओगे? क्योंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट में भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं सिंपली बात करूँ, आपका वाटर स्टूल हो रहा है, वाटर जो आपकी बॉडी में नहीं रुक पा रहा है, आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट में भी आपको इम्बैलेंस मिलेगा, जिसके लिए आप सीरम टेस्ट कराएंगे और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको पता है हम लोग 3 में लिखते हैं। सबसे पहले आपका आता है, नॉर्मली मैं बता रही हूँ, फिर हम बुक का डिस्कस करेंगे। नॉर्मली आपका मैनेजमेंट 3 टाइप्स का आता है। सबसे पहले मैनेजमेंट आपका होता है मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आपको पता है कभी भी कुछ भी हो तो पहले हम लिखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, फिर आप लिखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर ही आप लिखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। लेकिन कभी भी आपको जब किसी भी डिजीज़ में सर्जरी नहीं होती है तो आप क्या लिखते हो? ड्रग लिखते हो, ड्रग के बाद में आप मेडिकल लिखते हो, फिर नर्सिंग लिखते हो। अब हम बात करते हैं हमारे डायरिया डिजीज़ में, तो डायरिया डिजीज़ में आप कौन सी ड्रग का यूज़ करोगे? तो आप एंटीबायोटिक्स लोगे सबसे पहले। एंटीबायोटिक इसलिए जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है वो एंटीबायोटिक उसके लिए वर्क करेगा। अब आपको पता है कितने आते हैं, अमीकासिन आता है, सिप्रोफ्लॉक्सन आता है, पेनिसिलिन आता है, तो ये सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं जिनके आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल में नाम लिख सकते हो। आपको डायरिया हो रहा है तो आप एंटी डायरियल लोगे मेडिसिन में। ये आपका सेकंड पॉइंट है, जिसमें आपके कोडीन आते हैं, लोपरमाइंड आता है। तो आपको स्पेलिंग लर्न कर लेनी है, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं ये दवाइयों के जब आप नाम लिख रहे होते हो तो गलत हो जाता है। तो स्पेलिंग प्लीज़ एक बार लर्न करके एक बार लिख के ज़रूर देखिएगा। और यही 2 मेन आपके ड्रग थेरेपीज़ चलते हैं। सबसे पहले आपका एंटीबायोटिक, फिर आपका आता है एंटी डायरियल। फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट आपके मैनेजमेंट की, वो आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें पेशेंट को क्या हो गया था, डिहाइड्रेशन हो गया था, जिसके लिए अब हम लोग रिहाइड्रेशन के लिए थेरेपी चलाएँगे। जिसमें हम लोग पेशेंट को NaCl, पोटेशियम और ग्लूकोज़ एडमिनिस्टर करेंगे। पेशेंट को IV फ्लूइड देंगे, जैसे कि नॉर्मल सलाइन NS देंगे, DNS देंगे, डेक्सट्रोज़ नॉर्मल सलाइन देंगे। साथ ही साथ ओरल फ्लूइड, राइस वाटर, कोकोनट वाटर, दाल वाटर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, थर्स्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ों को हम लोग इससे सेव कर सकते हैं। फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग का रोल मेन क्या रहेगा? सबसे पहले रहेगा कि आप डिहाइड्रेशन लेवल को असेस करोगे, एडमिनिस्टर करोगे फ्लूइड को, मेंटेन करोगे इनटेक आउटपुट चार्ट को, पेशेंट को एजुकेट करोगे कि कैसे उसको हाइजीन करिए, कैसे उसको कंटामिनेटेड फूड नहीं लेना है, कैसे उसको अपने फूड पैटर्न को चेंज करना है, कैसे उसको मेडिकेशन प्रॉपर टाइम पे लेना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है और कैसे फूड पैटर्न को मेंटेन करना है, जिससे वो अपने डिजीज़ कंडीशन को बदल सकता है। फिर आपका आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रिवेंशन का मेन मीनिंग क्या होता है? वो कंडीशन डेवलप हो गई कि, लेकिन हम लोग इसलिए प्रिवेंट कर रहे हैं कि बाद में वो फिर से ना डेवलप हो पर्सन में, और उनके जो साथ में हो उनमें भी ना डेवलप हो। तो हम लोग बताते हैं मेनली प्रिवेंशन में क्या करो, आप एजुकेट करोगे पेशेंट को भी और फैमिली को भी कि आपको कंटामिनेटेड खाना नहीं खाना है, कंटामिनेटेड से आप कैसे बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर आप अपन बताएंगे कि खाने को आपको ढक के रखना है, क्लोज रखना है। फिर आप बताएँगे आपके जो लैट्रिन है वो नीट और क्लीन होनी चाहिए, डर्टी नहीं होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना है आपको। फिर आप बताएँगे कि पेशेंट को प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, खाना खाने से पहले जर्म्स फ्री हैंड होने चाहिए उसके। तो ये टॉपिक था आपका डायरिया डिज़ीज़ का। डायरिया डिज़ीज़ आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट डिजीज़ हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब बस यही है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है लीवर का, जिससे लीवर डैमेज होती है। मेनली ये होता है इन्फेक्शन की वजह से, और ये इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन होता है। ये डैमेज करता है आपके लंग्स को। कभी-कभी ये अल्कोहल और ड्रग्स की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस वैसे आपका 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट, क्रोनिक। एक्यूट में थोड़े टाइम मतलब वो 1 दिन में रहेगा, और क्रोनिक में आपका डेवलप होता है वीक्स में। फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, वो कि आपके होते हैं 3 टाइप्स के। सबसे पहला होता है आपका वायरल, फिर आपका आता है नॉन वायरल हेपेटाइटिस, फिर आपका आता है ऑटो इम्यून वायरल हेपेटाइटिस। अगर मैं बात करूँ वायरल हेपेटाइटिस की, तो ये आपके सेवरल टाइप्स के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ, हेपेटाइटिस जी। तो ये आपके हेपेटाइटिस ए से हेपेटाइटिस जी तक आपके वायरल हेपेटाइटिस में आते हैं। फिर आपका आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, ड्यू टू इटियोलॉजी, अभी हम लोगों ने इटियोलॉजी डिस्कस करा, जिसकी वजह से आपके में डेवलप हो जाएगा हेपेटाइटिस। अब इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी में आपके ड्रग्स आएंगे, अल्कोहल आएगा, वायरल इन्फेक्शंस आएंगे। फिर जिसकी वजह से अगर मैं बात करूँ, वायरल है, वो आपके लीवर में जाएगा, लीवर टिश्यू में इन्फ्लामेशन करेगा। इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ के में आपके जो मीडिएटेड साइटोकाइन और साइटोटॉक्सिन सेल्स होती हैं, और जो आपकी नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, ये मीडिएटेड हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो आपके हेपेटोसाइट्स की सेल्स होती हैं, वहाँ पे क्या होगा, लाइसिस होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद में हेपेटिक सेल्स में नेक्रोसिस होगा, मतलब कि सेल का डैमेज होगा, सेल की डेथ होगी। फिर प्रोलिफरेशन और इन्लार्जमेंट होगा कफर सेल का, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो बाइल फ्लो में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ये नॉर्मली आपके बुक में मेंशन है, जो सिंपली मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मुझे नहीं अच्छी लगी थी, जिसके लिए मैंने सिंपली निकाली थी गूगल से, जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एज़ यूजुअल आपकी मर्जी, अगर आपको ये कन्वीनियंट लग रही बुक की तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो, नहीं तो आप मेरी वाली प्रेफर कर सकते हो, पैथोफिजियोलॉजी। मैंने लिखा था ड्यू टू इटियोलॉजी। इटियोलॉजी की वजह से जो लीवर है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा था। लीवर के सेल्स को हम लोग हेपेटोसाइट्स कहते हैं। जब लीवर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो सेल्स में भी डैमेज आएगा, जिसको हमने कह दिया हेपेटोसाइट डैमेज। हेपेटोसाइट डैमेज मतलब सेल इतनी डैमेज होने लगी कि सेल की डेथ होने लगी, जिसको हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस। जब सेल की डेथ होगी तो सारे लीवर के फंक्शन में ऑल्ट्रेशन आएंगे, मतलब चेंजेस आएंगे। जो काम पहले लीवर 10 मिनट में कर पा रहा था, वही काम अब 30 मिनट लग रहे हैं। तो चेंजेस आए क्यों? क्योंकि वो पहले वही 10 मिनट वाला काम 100 सेल करते थे, अब वही काम 10 से 20 सेल कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में परसिस्टेंस रहेगा। क्यों? अभी तो आपके थोड़ी सी फंक्शन चेंज हुआ, आप तो ऐसे ही सोचोगे कि अभी थोड़ा बीमार करके चलता रहेगा, जिसकी वजह से फिर आपको साइन एंड सिम्टम्स मिल जाएंगे, जो आपको हेपेटाइटिस कॉज कर देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली पैथोफिजियोलॉजी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जो इसे इस तरीके से बताया वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट था। जैसे बुक में था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। ड्यू टू इटियोलॉजी, ड्रग्स, अल्कोहल, वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपके लीवर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होगा। लीवर की सेल को कहते हैं हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट का डैमेज होगा। अब भाई अब सेल डैमेज हो रही है, तो सेल इतनी ज़्यादा डैमेज होने के बाद में नेक्रोसिस अक्कर होगी, सेल का डेथ होगा, जिसकी वजह से जो लीवर फंक्शन है उसमें भी ऑल्ट्रेशन होगा। अब चेंजेस आने की वजह से कंडीशन परसिस्टेंस हो जाएगी। फिर आपको वो साइन एंड सिम्टम्स, वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे जो एक पर्सन में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हेपेटाइटिस हो जाता है। फिर आपका आता है फेजेस ऑफ हेपेटाइटिस। अगर मैं बात करूँ फेजेस ऑफ हेपेटाइटिस, तो ये आपके 3 फेज़ होते हैं। एक आपका होता है इम्यून टॉलरेंट फेज़, एक आपका होता है इम्यून क्लियरेंस फेज़, एक आपका होता है क्वीसेंट फेज़। अब इम्यून टॉलरेंट फेज़ की अगर मैं बात करूँ, ये आपके 3 मेन फेजेस हैं जो हेपेटाइटिस के आते हैं, फेजेस ऑफ हेपेटाइटिस। तो पहला जो आपका इम्यून टॉलरेंट फेज़ है, जो इसमें क्या होता है, जो आपकी इम्यून सिस्टम है वो टॉलरेट कर ले जाती हैं वायरस को, मतलब कि वो वायरस को समय पे इग्नोर कर देती, इतना ध्यान नहीं देती, जिस वजह से वो टॉलरेट कर ले जाती है। सिंपल मीनिंग बस इस चीज़ का है, और यही चीज़ आपके ब्रैकेट में एकदम मेंशन है। फिर आपका आता है इम्यून क्लियरेंस फेज। इसमें क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है अब भाई एक्टिवेट हो जाता है, और जो वायरस होता है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। क्लियरेंस का मतलब क्या है, एलिमिनेट करेगा वायरस को। टॉलरेंट का मतलब क्या है, पहले इग्नोर कर रहा था। अब थर्ड आता है क्वीसेंट फेज। इसमें क्या होता है, जो वायरस होता है वो अब लेस एक्टिव हो जाता है और इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो ये 3 फेजेस हैं हेपेटाइटिस के। सबसे पहला आपका है इम्यून टॉलरेंट फेज, फिर दूसरा आपका इम्यून क्लियरेंस फेज, फिर आपका है क्वेसेंट फेज। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले तो
फटीग, एनोरेक्सिया, फटीग बहुत ज़्यादा थकान होगी, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग उतने अच्छे से नहीं हो पा रही जितने अच्छे से होनी चाहिए थी। आपको नौज़िया होगा, कफ़ होगा, जॉइंट पेन होगा, जॉइंटिस हो जाएगा, डार्कनिंग हो जाएगी आपकी यूरिन की, स्टूल क्ले कलर का होगा आपका, पुअर एपेटाइट होगी, आपका जो राइट अपर क्वाड्रेंट है वहाँ पे पेन होगा। वहाँ क्यों पेन होगा इसका रीज़न आपको पता होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका लीवर लोकेट करता है। आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी प्यूराइटिस, फिर आपको डिक्रीज़ हो जाएगा जॉइंटिस पोस्ट स्ट्रिक फेज़ में, रिटर्न हो जाएगा नॉर्मल के कलर, और इम्प्रूव हो जाएगी एपेटाइट, और फटीग भी आपकी कंटिन्यूइंग हो जाएगी। ये आपका पोस्ट कंडीशन है जब आप इट्रिक कंडीशन से आप हट जा रहे हो। मेनली आपका यही होता है। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करूँ तो सबसे पहले वही आएगा आपका हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। आप ब्लड टेस्ट कराओगे, एलएफटी टेस्ट कराओगे, आप सीरम टेस्ट कराओगे जिसमें सीरम एस्पार्टेट टेस्ट कराओगे, अमीनो ट्रांसफरेज टेस्ट कराओगे, सीरम अलानिन टेस्ट कराओगे, सीरम बिलिरुबिन लेवल टेस्ट कराओगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइप टेस्ट कराओगे, आप लीवर बायोप्सी भी करवाओगे। तो ये आपके कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो आप हेपेटाइटिस को क्लियर मतलब हेपेटाइटिस जानने के लिए ये टेस्ट कुछ कराएंगे। फिर आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको वो ड्रग अवॉइड करनी है जो मेटाबोलाइज्ड होती हैं लीवर में। क्यों? क्योंकि लीवर की फंक्शनिंग ऑलरेडी डाउन हो गई है, अगर वहाँ जाके मेटाबोलाइज़ होगी तो मे बी उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बहुत बाद में करे वर्क, इसीलिए। फिर आपको विटामिन के ज़रूर लेना है क्योंकि वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम को इंक्रीज़ कर देती है, प्रोलॉन्ग कर देती है। आपको एनाल्जेसिक लेना है, आपको आईवी फ्लूइड्स लेना है, आपको बहुत ही कम फैट लेना है, लो फैट डाइट लेनी है, आप कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा सकते हैं। आपको अवॉइड करना अल्कोहल को, और इससे बहुत ज़्यादा हेपेटिक डैमेज होता है। आपको लैक्टोलोज डिमांड हो जाएगी। उसके बाद में आप प्रोटीन और सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे अपने डाइट में, अपने डाइट में बिल्कुल ही नहीं लोगे सोडियम और प्रोटीन को। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट जिसमें आप लीवर को ट्रांसप्लांट कर दोगे सिंपली। फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सिंपली आप पहले तो पेशेंट को एजुकेट करोगे, पेशेंट को हाइजीन के बारे में बताओगे, मेडिकेशन के बारे में बताओगे, एक्सरसाइज के बारे में बताओगे, फॉलोअप के बारे में बताओगे। उसके बाद में अगर है तो फिर आप सप्लीमेंट्स के बारे में बता दोगे। तो ये सारी चीज़ आप लिखोगे। मेनली हेपेटाइटिस अगर एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप इस तरीके से लिखोगे। लेकिन कभी-कभी वेरी शॉर्ट में हेपेटाइटिस में डिफ़रेंस पूछ लेते हैं। कभी जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी में ही डिफ़रेंस आता है। तो ये सिंपली मैंने बुक में मेंशन करा, आप इसको इस तरीके से कवर अप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, इनके बेसिस पे हमने लिखा है। तो पहला है हेपेटाइटिस ए, फिर आपका हेपेटाइटिस बी, फिर आपका हेपेटाइटिस सी। जो आपका पहला पॉइंट है वो है जीनोम, जेनेटिक। मतलब कि हेपेटाइटिस में आपको क्या मिलेगा, तो हेपेटाइटिस में आपको आरएनए मिलेगा, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड में। फिर आपको हेपेटाइटिस बी में डीएनए मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड में। हेपेटाइटिस सी की अगर मैं बात करूँ उसमें आरएनए मिलेगा सिंगल स्ट्रैंडेड में। फिर सोर्स की बात करें, सोर्स मतलब कि ये कैसे आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो हेपेटाइटिस ए आपका स्टूल की वजह से ट्रांसफ़र होता है, हेपेटाइटिस बी आपका ब्लड की वजह से ट्रांसफ़र होता है, और हेपेटाइटिस सी आपका ब्लड की वजह से ट्रांसफ़र होता है। फिर ट्रांसमिशन की वजह की अगर मैं बताऊँ तो ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, तो आपको पता है ये इंट्रेक्ट से ट्रांसमिट हो सकते हैं, जो आपके इंट्रेस्ट साइट है, रूट है, वहाँ से। और जो ब्लड है वो आपका परक्यूटेनियस, ये भी ब्लड है तो ये आपका सेम परक्यूटेनियस ट्रांसमिशन करता है। फिर आपका आता है आईपी, जो आपका होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अगर मैं बात करूँ इंक्यूबेशन पीरियड की तो आप इंक्यूबेशन पीरियड की, वो आपको पता है क्या होता है, उसमें आपके बॉडी में वो सिम्टम्स उसके बाद में शो करेगा। हेपेटाइटिस ए की बात करूँ तो वो 15 टू 45 डेज़ होते हैं, हेपेटाइटिस बी में 30 टू 180 डेज़ होते हैं, हेपेटाइटिस सी में 15 टू 160 डेज़ होते हैं। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट होता है रिस्क फॉर क्रॉनिक। क्रॉनिक है कि नहीं, तो हेपेटाइटिस ए आपका क्रॉनिक नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी आपका क्रॉनिक में जाता है, हेपेटाइटिस सी भी आपका क्रॉनिक में जाता है। फिर आपका आता है रिस्क फॉर एचसीसी, तो हेपेटाइटिस सी में नो रहेगा, लेकिन हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी के लिए येस है। प्रिवेंशन के लिए आप क्या करेंगे, तो प्रिवेंशन के लिए आप प्री पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का यूज़ करेंगे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी में। हेपेटाइटिस सी में आप ब्लड डोनर स्क्रीनिंग करेंगे। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी में डिफरेंस के। ये आपको ईजिली गूगल पे अवेलेबल है, आप उससे कवर अप कर सकते हैं। मेनली आपके 7 पॉइंट हैं। तो सबसे पहले आप जीनोम, सोर्स, ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, फिर इंटुबेशन पीरियड पढ़ेंगे, फिर क्रॉनिक कंडीशन को देखेंगे, फिर प्रिवेंशन देखेंगे आप, फिर आप एचसीसी को देखेंगे, जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या तीनों में डिफरेंस है। डिस्कस करते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस का सिंपल सा मीनिंग है इन्फ्लामेशन हो जाएगा आपके जो मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस आपकी ब्रेन की कवरिंग होती है, उसको हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस। नाम से क्लियर है, डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एन इन्फेक्शन
एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन कवरिंग लेयर दैट इज़ मेनिंजेस। तो यही आपकी डेफिनेशन है। और आपको पता है आपकी 3 ब्रेन कवरिंग मेनिंजेस होती हैं। सबसे पहले आपकी होती है ड्यूरामेटर, फिर आपकी होती है अरेक्नॉइड, फिर आपकी होती है पायामेटर। ड्यूरामेटर आपकी आउटर लेयर होती है, अरेक्नॉइड मिडल, पायामेटर इनर। ड्यूरामेटर आपकी टफेस्ट लेयर होती है, अरेक्नॉइड आपकी मिडल की होती है, वो वेब लाइक स्ट्रक्चर की होती है, और पायामेटर आपकी डेलिकेट सॉफ्ट होती है। फिर हम बात करते हैं कॉजेज़ मतलब एटियोलॉजी की, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस अकर होता है। अगर मैं बात करूँ सिंपल सी, तो इसके आपका वायरस डिसीज़ से भी मतलब वायरल से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है, प्रोटोज़ोआ से भी होता है, फंजाई से भी होता है। सबसे पहले आपका वायरस में आपका बैक्टीरिया में आता है नीज़ेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मेनिंजोकोकस, आपका हीमोफाइलस इन्फ्लुएंज़ी और ई कोलाई। ये आपके कुछ बैक्टीरिया हैं जो आपको मेनिंजाइटिस कॉज़ करते हैं। इसमें आपको 2 नाम से एटलीस्ट लर्न होना चाहिए, जो कि आप लर्न कर सकते हैं, दैट इज़ नीज़ेरिया मेनिंजाइटिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर आपकी आती है वायरल, जो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस कॉज होती है, तो वो एक होता है इन्फ्लुएंजा, HIV एंड मम्प्स एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स। तो इसमें मेन आपका इन्फ्लुएंजा और HIV है। फिर आता है प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस अगर हो सकती है, तो वो आपका होता है अमीबा एंड टोक्सोप्लाज्म। तो मेन इसमें अमीबा है। फिर आपका आता है फंजाई। फंजाई में अगर मैं बात करूँ तो आपका आता है हिस्टोप्लाज्म, बेस्टोमाइस, स्पोरोथ्रिक्स। तो इसमें आपका मेन फंजाई होती है हिस्टोप्लाज्म। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं, कुछ ईटियोलॉजी हैं, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस अकर हो सकती है। मेनिंजाइटिस का आपको कॉम्प्लिकेशन क्या मिलेगा? कॉम्प्लिकेशन में आपको निमोनिया मिल जाएगा, एम्फाइसेमा मिल जाएगा, ओस्टियोमाइलाइटिस मिल जाएगा और एंडोकार्डाइटिस मिल जाएगा। फिर ये आपके क्या कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन मेनिंजाइटिस से अदर आपको इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं? तो ये आपके कुछ इन्फेक्शन है जो आपको हो सकते हैं। सबसे पहला आपका है साइनसाइटिस, फिर आपका ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या होता है? आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर, और साइनसाइटिस इन्फ्लेमेशन होता है आपका साइनस का। इंसेफेलाइटिस और फिर माइलिलाइटिस और ब्रेन एब्सेस। ब्रेन एब्सेस आपका नीज़ेरिया मेनिंजाइटिस और इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। तो ये कुछ इन्फेक्शंस हैं जो आपको मिल जाएंगे जब आपकी बॉडी में मेनिंजाइटिस अकर होता है, या फिर आप कह सकते हैं इन्हीं की वजह से जो सिम्टम्स अराइज होंगे उससे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आता है जब आप मेनिंजाइटिस मतलब ट्रॉमा या फिर इन्वेसिव प्रोसीजर हो रहा होता है, तब आपको में क्या क्या मिल सकता है? तो आपको स्कल फ्रैक्चर मिल सकता है, आपको पेनिट्रेटिंग हेड वुंड मिल सकता है, लंबर पंचर हो सकता है और वेंट्रिकुलर शंटिंग हो सकती है। ये सारे एसेप्टिक टेक्निक्स हैं जो हम लोग मेनिंजाइटिस में करते हैं, जिससे हम लोग वायरल या अदर ऑर्गेन्स को जान मतलब एज अ टेस्ट में करके जान सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया, ये सारे इन्वेसिव प्रोसीजर हैं। वेसिव और इन्वेसिव प्रोसीजर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सेप्टिक और एसेप्टिक में। तो प्रोसीजर आपका एसेप्टिक हो रहा है और आपने कौन सा मेथड चूज़ करा है? इन्वेसिव करा है, जिसमें आपके कुछ आते हैं जैसे कि स्कल फ्रैक्चर आता है, पेनिट्रेटिंग हेड वुंड आता है, लंबर पंचर आता है और वेंट्रिकुलर शंटिंग आती है। फिर आपका आता है पैथोफिजियोलॉजी। मैं सबसे पहले बता दे रही हूँ, मेनिंजाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट आता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो आपको पता है ये सारे इटियोलॉजी मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, इन सब की वजह से मेनिंजाइटिस अकर होती है, ठीक है। तो जो भी मान लीजिए ये आपका बैक्टीरिया था, ये आपका वायरस था, ये आपका प्रोटोजोआ था, तो ये तीनों आपके मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं या आपकी ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर गए। ये ब्लड स्ट्रीम इंटर करते 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 जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के पास में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो ऑर्गेनिज्म को इधर नहीं जाने देता है। बट जो ये ऑर्गेन्स थे इतने मतलब इतने उनमें कैपेसिटी थी कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को ट्रांसफ़र करके आपके ब्रेन में पहुंच गए। ब्रेन में पहुंचने से पहले उनको 3 लेयर मिली थी, जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूरामेटर, पायामेटर और एरेक्नॉइड। फिर उसमें इन्होंने इन्फ्लामेशन करा, इन्फेक्शन करा, जिसकी वजह से आपकी जो सब एरेक्नॉइड स्पेस और जो पायामेटर अकर जहाँ पे होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ। कहाँ पे? सब एरेक्नॉइड स्पेस में, और पायामेटर जहाँ पे अकर होता है उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा आपका CSF लेवल। CSF लेवल आपका इसलिए इंक्रीज होगा, जब इन्फ्लामेशन हो रहा है तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। वो प्रेशर को हम लोग कहते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जिसकी वजह से आपको साइनम सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो मेन पैथोफिजियोलॉजी में आपका यही है कि जब ऑर्गेनिज ब्लड ब्रेन बैरियर कैरी है, वो बैरियर जो होता है उसको मतलब कि क्रॉस कर लेगा, तो आपका इन्फ्लामेशन अकर हो गए मेनिंजेस में। इन्फ्लामेशन के बाद में आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सेल काउंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ICP मतलब कि
इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर आपका आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि साइन एंड सिम्पटम्स जो आपको देखने को मिलेंगे पर्सन में। अगर मैं बात करूँ कॉमन साइन की, तो वो आपको फ़ीवर मिलेगा, चिल्स मिलेगा, मैलेज़ मिलेगा। मैलेज़ इसलिए मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो रहा है। हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, रेयरली पैपिल एडेमा होगा जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपके एडेमास में, और इन्फ्लेमेशन होगा, एडेमास आपको मिलेगा ऑप्टिक नर्व में, जो कि उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज़ रहेगा आपका आईसीपी। आईसीपी हम लोग कहते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने यही डिस्कस करा कि आपको रेयरली केस में पैपिल एडेमा मिलेगा, मतलब कि इन्फ्लेमेशन और एडेमा मिलेगा आपको ऑप्टिक नर्व साइट में। साथ ही साथ आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या हो रहेगा, इंक्रीज़ रहेगा। फिर आपके कुछ साइंस होते हैं जो आपको मेनिंजियल इरिटेशन में मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ उसकी, तो उसमें आपको नकल रिजिडिटी मिलेगा, पॉजिटिव ब्रुडज़ेंकी मिलेगा, पॉजिटिव कर्निक साइन मिलेगा। एग्जाम में ये 2 पॉइंट आपसे पूछ लेते हैं, पॉजिटिव ब्रुडज़ेंकी, पॉजिटिव कर्निक साइन। ये आपसे वाइवा में पूछे जाने क्वेश्चंस में से एक है, और ये जब मैंने इंपॉर्टेंट शेयर करा था उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो इस चीज़ को आपको डिटेल में कवर अप करना है। फिर आपके अदर साइंस आते हैं, जैसे कि आपको साइनस अरिथमिया मिल जाएगा क्योंकि इरिटेशन हो रहा है नर्व्स में। आपकी इरिटेबिलिटी और इंक्रीज़ हो जाएगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आपको फोटोफोबिया होगा, साथ ही साथ आपको डेलीरियम होगा, आपको डीप स्टूपर होगा, कोमा कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। फिर आपका मेन आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद अगर मैं बात करूँ तो कौन से ऐसे टेस्ट है जिससे आप पता कर सकते हैं कि पर्सन को मेनिंजाइटिस है। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन होगा। हिस्ट्री कलेक्शन में आप सारी चीज़ें को कलेक्ट करेंगे। फिर आपका आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप 2 टेस्ट तो मेन आता है, दैट इज़ आपका पॉजिटिव ब्रुडज़िंकी टेस्ट और पॉजिटिव कर्निक साइन। अब ये पॉजिटिव ब्रुडज़िंकी और ये पॉजिटिव कर्निक साइन होता क्या है? आप इसकी तो पहले तो गूगल पे जाके वीडियो देख लीजिएगा जिसको एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरे पास एनिमेटेड वीडियो नहीं जिससे मैं आपको समझा सकूँ, बट मैं ट्राई करूँगी जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेबी है, एक बेबी का जब आप नेक फ्लेक्शन करोगे तब उसकी हिप और नीज़ ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएंगी, फ्लेक्स्ड हो जाएंगी। तब आप कहोगे पॉजिटिव ब्रूथिंग की। मतलब कि एक बेबी आप देख रहे हो कि इस तरीके से आपका बेबी है, तो ये बेबी का जब आप जो ये नेक पोर्शन है जब आप ये फ्लेक्स करोगे, आप मूवमेंट में फ्लेक्स करोगे, आप देख रहे हो, उसके बाद में जो उसका हिप पोर्शन और जो उसका लेग है वो ऑटोमेटिकली आपका फ्लेक्स कर जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव ब्रूथिंग की। कर्निक साइन में क्या होता है, जब आप पर्सन को नेक फ्लेक्स करते हो तो उसका हिप अपने ऑटोमेटिक फ्लेक्स कर जाता है। तो ये होता है आपका पॉजिटिव ब्रूथिंग और कर्निक साइन। फिर आप पर्सन में ब्लड टेस्ट कराओगे, जैसे कि आप सीबीसी ब्लड टेस्ट कराओगे, ब्लड कल्चर कराओगे जिससे आपको कॉजेटिव एजेंट के बारे में पता चले। आप लंबर पंचर कराओगे जिससे आपको सीएसएफ के बारे में पता चलेगा। आप चेस्ट एक्सरे कराओगे पर्सन में, आप इमेजिंग का टेस्ट कराओगे जैसे कि सीटी स्कैन कराओगे, एमआरआई कराओगे। तो ये आपके कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो आप करवाओगे मेनिंजाइटिस डिजीज़ कंडीशन में। फिर आप मैनेजमेंट करोगे। मैनेजमेंट में आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स लोगे, जैसे कि अमीकासिन ले सकते हो, सेफ्ट्रिजोन ले सकते हो, सल्बैक्टम के कॉम्बिनेशन के साथ में ले सकते हैं आप पेनिसिलिन ले सकते हैं। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो आप पर्सन को देंगे क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करेंगे क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड आईसीपी जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसको डिक्रीज़ करता है। साथ ही साथ आप मैनिटॉल का यूज़ करेंगे। जो मैनिटॉल होती है वो सेरिब्रल एडेमा को डिक्रीज़ करती है। आप एंटीपायरेटिक्स लेंगे क्योंकि पर्सन को फीवर है तो वो फीवर के लिए अगेंस्ट में वर्क करती है। आप एनाल्जेसिक लेंगे क्योंकि पर्सन को पेन है, और जब तक ये प्रिस्क्राइब ना हो तब तक कि आप नहीं लेंगे क्योंकि इससे कुछ न्यूरो प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। आप एंटीएमेटिक्स लेंगे क्योंकि नोज़िया वॉमिटिंग है। आपको अगर एरिथमिया पर्सन में हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप डिकऑक्सिन ले सकते हैं, और डिकऑक्सिन बहुत ही कम में मिलता है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं करा था। सेरेब्रल एडेमा को डिक्रीज़ करने के लिए आप मैनिटॉल बॉटल का यूज़ करेंगे। आपने बहुत से बार देखा भी होगा कि मैनिटॉल पर्सन को हम लोग हैंग बॉटल आईवी सेट के थ्रू देते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों को सेरेब्रल एडेमा को डिक्रीज़ करना होता है। आप पर्सन को एंटी कॉन्वुलेंसेंट भी दोगे जो आपका सेडेटिव होता है, रिड्यूस करेगा रेस्टलेसनेस को, और ये आपकी प्रिवेंट करता है सीजर्स एक्टिविटीज़ को। सीजर्स आपको पर्सन में देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि जो आपकी न्यूरल एक्टिविटी है वो चेंज हो रही है, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंसेस अकर होता है। फिर आप पर्सन को एस्पिरिन दोगे क्योंकि पर्सन को हेडेक और फीवर है। तो ये आपके कुछ मैनेजमेंट है, मेनली
आप वही दवा दे रहे हो जो एज़ कॉमन आप वार्ड में एक पर्सन को देते हो। तो मेन आपका एस्पिरिन आपको पता है, मैनेटॉल आपको पता है, एंटी एमेटिक्स पता है, एनाल्जेसिक पता है आपको, एंटीपायरेटिक्स पता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पता है और एंटीबायोटिक्स पता है। तो ये जो हाइलाइट करे वो आपके कॉमन में आते हैं। फिर आप सपोर्टिव मेजर्स में क्या-क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो इंक्रीज़ आईसीपी में रिड्यूस करता है। वरना अगर कोई भी पर्सन या बच्चा है वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे उसका आईसीपी इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम करेगा। हम लोगों को आईसीपी को प्रिवेंट करना कि ना इंक्रीज़ हो, तो पर्सन को हम लोग बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। फीवर रिडक्शन के लिए हम लोग पेशेंट में जो मेटाबॉलिक डिमांड है उसको प्रिवेंट करेंगे, हाइपरथर्मिया को प्रिवेंट करेंगे कि फीवर ना हो। फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड करेंगे जिससे डिहाइड्रेशन ना हो, और एप्रोप्रिएट थेरेपीज़ प्रोवाइड करेंगे जिससे पर्सन्स को कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हो। एंटीबायोटिक देंगे, प्रॉपर केयर प्रोवाइड करेंगे जिससे हम लोग ट्रीट कर सकें डिजीज़ कंडीशन मेनिंजाइटिस को। मेनिंजाइटिस टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। फिर आपकी टॉपिक आती है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन आपके पॉजिटिव बैक्टीरिया स्पीशीज़ से होती है। सबसे पहला पॉइंट आपका यही मेंशन है। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन की। गैस गैंग्रीन को हम लोग क्लोस्ट्रीडाल मायोनेक्रोसिस भी कहते हैं। यह आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो प्रोड्यूस करता है गैस को, जो भी टिश्यूज़ आपकी बॉडीज़ में होते हैं उसमें। ये आपका मेनली किसकी वजह से होता है, तो ये आपका क्लॉस्ट्रिडियस पेरिफ्रिंजिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये दोनों नाम मैंने इसलिए हाइड कर लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि गैस गैंग्रीन को अगर मान लीजिए एग्जाम में क्लॉस्ट्रिडाल मायोनेक्रोसिस के नाम से आ रहा है तो बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा। कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आपका क्लॉस्ट्रिडियस पेरिफ्रिंजिस है। फिर हम बात करते हैं इंसिडेंस की, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि कितना केस डेवलप होते हैं, कितने रेशियोज़ में, कितने परसेंट में या कितने एज वाइज। तो अगर मैं बात करूँ इंसिडेंस की, तो ये पहली चीज़ तो सबसे पहले बात है रेयर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। 30% आपका बैक्टीरिया के द्वारा अकर होता है गैस गैंग्रीन। फिर ये कॉमन है एज ग्रुप, अगर मैं बात करूँ 15 to 50 ईयर्स में। गैस गैंग्रीन की साइकिल आप ये सामने प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है जो आपकी पेरिफ्रिंजिस और जो आपके मतलब कि क्लॉस्ट्रिडियस पेरिफ्रिंजिस है, ये क्या करते हैं, ये आपके मसल्स क्लोज्ड वुंड में रहते हैं जिसकी वजह से आपके सेल वॉल का डिस्ट्रक्शन करते हैं। सेल वॉल का डिस्ट्रक्शन की वजह से आपको हीमोलाइसिस मिलेगा। हीमोलाइसिस के बाद में आपकी जो भी टिश्यूज़ उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ के बाद में एडेमा होगा, वही एडेमा फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ने के बाद में आपको फिर वही बैक्टीरियाज होंगे, वही वुंड में ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। तो ये आपकी साइकिल है गैस गैंग्रीन की कि कैसे ये सारी चीज़ें परफॉर्म करता है आपकी बॉडी में। मेनली आप जब आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ोगे तो अब आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपके आते हैं कॉजेज़। कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो किस एटियोलॉजी ही सिंपल वे में कहते हैं किस कारण के वश आपका गैस गैंग्रीन आपकी बॉडी में डेवलप हो सकता है। तो सबसे पहले आपका आता है बैक्टीरिया नेम दैट इज़ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। फिर आपका आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। फिर आपका आता है आपका लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं है तब आपको गैस गैंग्रीन हो सकता है, या फिर कोई भी अदर इन्फेक्शन। अगर आपने अभी ऊपर गैस गैंग्रीन साइकिल देखी उसमें इन्फेक्शन का था क्योंकि वुंड में हो रहा था। तो ये आपके कुछ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से गैस गैंग्रीन अकर हो सकती है। फिर आपके आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूँ अल्कोहलिक। फिर आपका आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड मालनरिज्ड। फिर आपका आता है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। फिर आपका आता है ओल्ड एज। अगर ओल्ड एज है तो ऑफकोर्स ये बात इम्यूनिटी वीक हो जाती है तब अकर हो सकता है। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर का मतलब होता है उस टाइम पे इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, एम्बोलिज्म हो सकता है। फिर बात करूँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, मालनरिज्ड की, तो अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से भी कभी कभी आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एडिमा आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अल्कोहल एंड स्मोक आपको पता है कि इनकी वजह से ना जाने कितनी डिजीज़ेज़ रिस्क फैक्टर्स में रहते हैं ये लोग, और कितनी डिजीज़ेज़ इनकी वजह से अकर हो सकती है। फिर आपका आता है एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसका एजेंट क्या है, तो एजेंट आपकी क्लॉस्ट्रिडियम पेरिफ्रिंजिस होती हैं जिसकी दो स्पीशीज़ होती हैं। एक आपकी होती है क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिकम, एक होती है क्लॉस्ट्रिडियम स्पोरोजेन। तो ये नाम आपको लर्न होने चाहिए एजेंट के। फिर हम बात करते हैं होस्ट के, तो होस्ट आपको पता है कि एज से होता है। एज आपकी रहती है 15 से 30 साल, मोस्ट कॉमन रहती है। सेक्स में अगर मैं बात करूँ तो ये मेल्स में ज़्यादा इफेक्ट होता है एज़ कंपैरिजन टू फीमेल। इन्वायरमेंट में आप जाते हो, सॉइल होता है, डर्ट होता है, उनकी वजह से हो सकता है। फिर आपका लास्ट पॉइंट आता है
इनसैनिटरी हैबिट्स, मतलब कि आपने मतलब हैंड वॉशिंग नहीं करी डेफिकेशन के बाद में, या फिर ओपन एयर में डेफिकेशन कर दिया, तो इन सभी की वजह से भी आपके में डेवलप हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड्स की, तो ये आपका 7 आवर्स टू 6 वीक्स में होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें इनडायरेक्ट होता है। फिर हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी कैसे डिजीज़ अकर हो रही है आपकी बॉडी में, तो सबसे पहले आपका आएगा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। फिर जो आपका बैक्टीरिया है वो आपकी ब्लड सप्लाई को डिमिनिश्ड करेगा टिश्यूज़ में पहुंचने के लिए, फिर जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी। अगर सेल पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा तो सेल डेथ हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, रैपिड स्प्रेड होगा नेक्रोसिस प्रोसेस का। फिर वहाँ पे अब जो मेन बैक्टीरिया का काम क्या था, सेल डेथ हो, सेल टिश्यू डेथ हुई, वहीं पे बैक्टीरिया ने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी। उसको हम लोग कहते हैं प्रोलाइफरेशन। जैसे जैसे अपनी उसने ग्रोथ स्टार्ट करी, उसने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया टॉक्सिसिटी का, टॉक्सिन का, जिसकी वजह से डैमेज अकर होगा। डैमेज के बाद में आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फिर साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो आपको देखने को मिलेगा पर्सन में, जैसे कि सडन सीवियर पेन मिलेगा। वहाँ पे जो भी वुंड स्किन है वहाँ पे आपको वाइट और इंटेंस इनिशियली मिलेगा, जैसे कि ब्रॉन्ज या ब्राउन कलर का। फिर आपको रेक्टल फीबल पल्स मिल सकती है, अनीमिया हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है, आपको डिलीरियम और स्टूपर हो सकता है। तो ये आपके कुछ साइन एंड सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे पर्सन को, जिस पर्सन को गैस गैंग्रीन हुआ है। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में आपका आएगा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर आप करेंगे टिश्यू फ्लूइड कल्चर टेस्ट। टिश्यू और फ्लूइड कल्चर टेस्ट इसलिए करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि पर्सन को गैस गैंग्रीन मतलब कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। आप ब्लड कल्चर करेंगे जिसमें आप एग्जामिन करेंगे बैक्टीरिया को। आप ग्राम स्टेन करेंगे फ्लूइड का, जिसके लिए आप भेजेंगे लैब में। एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई करेंगे। आप एंजियोग्राफी करेंगे जिसमें आप ब्लड वेसल्स की स्टडीज़ को भी देखेंगे। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए आप सबसे पहले ड्रग थेरेपीज़ का यूज़ करेंगे। ड्रग थेरेपीज़ में आप लेंगे एंटीबायोटिक, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। एंटीबायोटिक्स में आपको नाम खुद से पता हो गए हैं, जैसे कि अमीकासिन, सेफ्ट्रियाजोन, पेनिसिलिन। फिर आप सपोर्टिव थेरेपीज़ में क्या लेंगे, सपोर्टिव थेरेपीज़ में आप ऑक्सीजन लेंगे। आप चिटिन थेरेपी में इथाइलडामीन लेंगे क्योंकि ये रिड्यूस करता है आपके फ्लेक कंडीशन को। आप सर्जिकल मैनेजमेंट में डिब्राइटमेंट मेथड को यूज़ करेंगे। ये क्या होता है, ये क्या होता है, जो आपका स्किन एरिया जो डेड हो जाता है उसको रिमूव करता है। रिमूव करने का जो एरिया होता है उसको क्लीन करता है। ये आपका डिब्राइटमेंट मेथड होता है। एम्पुटेशन, एम्पुटेशन का मतलब होता है अगर कोई भी एक्सट्रीमिटीज़ में हो रहा है तो उस एक्सट्रीमिटीज़ को ही कट कर देना। फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप रेगुलर इरिगेशन करेंगे वुंड का। आप एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक को, पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को डाइजेशनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन रखेंगे, पेशेंट में आईवी फ्लूइड्स का एडमिनिस्टर करते रहेंगे। उसके बाद में आपके आते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। आप कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो आपको कोई भी स्किन इंजरी हुई या आपको अच्छे से उसको क्लीन करना, नहीं तो वहाँ पे इन्फेक्शन अकर हो जाएगा। आपको मिक्स्ड गैस गैंग्रीन के लिए एंटी टॉक्सिन आईपी कंटेन मिलना चाहिए। उसके बाद में आप 10,000 यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप एंटी टॉक्सिन का यूज़ करेंगे। आपकी ड्रग है ओडियोमेटिकस। उसके बाद में अगर पेरिफ्रिंजेस है तो उसके लिए 10,000 यूनिट्स एंटी टॉक्सिन में करेंगे। फिर आपकी सेंटीकॉम एंटी टॉक्सिन के लिए 500 यूनिट्स करेंगे। अगर आप आईवी या आईएम रूट का यूज़ कर रहे हैं तो 25,000 यूनिट्स का आप करेंगे। थेरेपेटिक डोज आपकी 75,000 यूनिट्स होती है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिससे आप गैस गैंग्रीन को प्रिवेंट कर सकते हैं एक पर्सन में। फिर होता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन मतलब कि इस डिजीज़ की वजह से आपकी बॉडी में और कौन कौन से आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको पता है टिश्यू की डेथ हो रही है, अगर आप उसको नहीं ट्रीट करा पाओगे तो आपको एम्पुटेट करना पड़ेगा। सेप्टिसीमिया होगा, ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, टिश्यू की डेथ हो रही है, पर्सन की भी डेथ हो सकती है। डिलीवरियम अकर हो रहा है, कोमा कंडीशन डेवलप हो सकती है पर्सन को। अगर पर्सन में लीवर डैमेज हो रहा है तो जिससे जॉइंडिस अकर हो सकता है, उसकी किडनी फेल हो सकती हैं क्योंकि वो पूरे आपके सिस्टम पे ही अफेक्ट करता है। आपके बॉडी में शॉक डेवलप हो सकता है। ये स्प्रेड कर सकता है आपकी किसी भी बॉडी में। अगर मान लीजिए यहाँ इन्फेक्शन तो यहाँ से यहाँ पे भी स्प्रेड कर सकता है। फिर आपका आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। ना तो नर्सिंग डायग्नोसिस आप क्रॉनिक पेन, अनीमिया, इनएफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी और हाइपरथर्मिया पे बना सकते हैं। लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस की इसमें ये ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स में एज सच नहीं आ सकता है। 15 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी है। तो गैस गैंग्रीन आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
लेप्रोसी डिज़ीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये क्रोनिक कंडीशन होती है, ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया से होती है। उस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, उसी को हम लोग हैंसन डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं लेप्रोसी डेफिनेशन की। लेप्रोसी इज़, ये आपका इज़ है, लेप्रोसी इज़ डिफाइंड एज क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज़। यह आपके कौन से ऑर्गन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है? वो आपका है स्किन, नर्व, बोन और इंटरनल ऑर्गन्स। फिर हम बात करते हैं इंसिडेंस की। इंसिडेंस की अगर मैं बात करूँ 1981 में आपको 4 मिलियन पीपल मिलेंगे जो लेप्रोसी से ग्रस्त थे। फिर प्रिवेलेंस की अगर मैं बात करूँ तो 5 to 6 पर 1000 पे थे। ईच ईयर 3 लाख न्यू केसेस आपको मिलते थे। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एजेंट फैक्टर में आपका एजेंट था माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपको कोई भी एक्यूट लेप्रोसी पेशेंट को हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कोई पेशेंट है जिसको एक्यूट कंडीशन, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होती है? क्रोनिक कंडीशन में डेवलप होती है। इसमें आपके एनिमल्स आते हैं जैसे कि मंकी, चिंपैंजी। पोर्टल ऑफ एग्जिट की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका ह्यूमन ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमन ऑर्गन से थ्रू इन्फेक्शियस डिजीज़ में आपका निकल सकता है। और आपका आता है नोज़, स्किन, थ्रोट। या आपके कुछ एजेंट फैक्टर्स हैं जो आप एक इनको मेंशन करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर में। फिर आपका आता है होस्ट फैक्टर। अगर मैं बात करूँ होस्ट की, जो आपका पर्सन है उसके लिए, तो लेप्रोसी आपके किसी भी एज में हो सकती है। ये सबसे ज़्यादा मेल में होती है एज़ कंपैरिजन टू फीमेल। माइग्रेशन की बात करूँ तो ये आपको रूरल एरिया में मिलेगी, अर्बन एरिया में आपको नहीं इतनी मिलेगी। फिर अगर मैं बात करूँ इम्यूनिटी की, जिस पर्सन की लो इम्यूनिटी हो उसको हो सकता है। जेनेटिक अगर मैं बात करूँ, जिस भी पर्सन का लिम्फोसाइट लिंक्ड जीन के साथ होगा उनको लेप्रोसी हो सकती है। फिर आपका आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट में आपके 2 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमिडिटी, फिर दूसरा आपका है ड्राई नेजल सिक्रेशन। जो आपका नेजल सेप्टम है उसके बाद में आपके राइट नेजल और लेफ्ट नेजल होती है, अगर उसमें सिक्रीशन नहीं है, वो ड्राइड है, तो वो भी कब से लीस्ट 9 डेज, एटलीस्ट आपका 9 डेज से वहाँ पे ड्राइड है तो आपको लेप्रोसी अकर हो सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो ड्रॉपलेट की ड्रॉपलेट की वजह से हो सकता है, किसी कांटेक्ट की वजह से हो सकता है, आप किसी से भी नज़दीक होंगे उनकी वजह से आपको हो सकता है। अदर्स में आता है जैसे कि निडल के इंसर्शन की वजह से हो सकता है। एग्जांपल में आप टैटू निडल भी दे सकते हैं, क्योंकि जब आप टैटू बनवाते हो तो टैटू में भी एक निडल होती है जो आपके स्किन में प्रिक करके ही इंक करके टैटू को बिल्डअप करती है। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको 4 टाइप्स के मिलेंगे लेप्रोसी। तो सबसे पहले होता है लेप्रोमैटस, फिर आपका होता है नॉन लेप्रोमैटस, फिर होता है बॉर्डर लाइन, फिर होता है इंटरमीडिएटेड। जो आपका नॉन लेप्रोमेटस होता है वो आपका 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है फर्दर जाके। मतलब कि क्लासिफिकेशन में आपके 4 ही टाइप्स होते हैं लेप्रोसी के। जो आपका नॉन लेप्रोमेटस होता है वो आपका जाता है, वो आपका 2 में होता है। पहले वाले का नाम है प्योर न्यूबिटिक, फिर आपका जो सेकेंड पॉइंट होता है वो आपका जाता है ट्यूबरक्यूलॉइड। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है लेप्रोसी का। अब हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस कर दें कि इनका मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूँ लेप्रोमेटस की, तो यह आपके हाईली इन्फेक्शियस डिजीज में आता है और ये आपके स्किन, मुकोसा, नर्व्स और इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। जो आपका नॉन लेप्रोमेटस होता है ये मेनली आपका 2 में आता है। आपने अभी पढ़ा कि एक आपका प्योर न्यूराइटिस में आता है और एक आपका ट्यूबरक्यूलाइट में आता है। जो आपका प्योर वाला होता है वो आपका नर्व इन्वॉल्वमेंट में नहीं होता, उसमें कोई भी आपका लीसेंस स्किन पे नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जो आपका ट्यूबरकुलॉइड होता है ये आपका वेल डिफाइंड लीसेंस आपको मिलेगा आपके स्किन पे, साथ ही साथ वो फ्लैट एंड रेजेंट फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। फिर आपका जो थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था बॉर्डर लाइन का, ये कंसिस्ट करता है 4 और उससे ज़्यादा लीसेंस को, और लीसेंस आपके फ्लैट और रेंज हो सकता है। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल ये आपकी स्किन है तो कुछ लीसेंस होते हैं जो फ्लैट होते हैं और रेंज के लीसेंस कुछ इस तरीके से आपके होंगे। आपने पिंपल देखा है, कुछ कुछ पिंपल सिर्फ आपके सरफेस पे रहते हैं, कुछ इस तरीके से रहते हैं, तो उस तरीके से आपको मिलेगा। और बॉर्डर लाइन में आपको वहाँ पे सेंसरी इम्पेयरमेंट होगा जो आपको बॉर्डर लाइन और आपको बाकी से डिफरेंस करते हैं। फिर आपका आता है इंटरमीडिएटेड। अगर मैं बात करूँ इसमें आपको पिगमेंटेशन मैक्यूल्स का मिलेगा जो कि आपकी सेंसरी इम्पेयरमेंट कर देंगे। ये लीसेंस भी आपके प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी जैसे डिजीज़ अकर हो रही है, कैसे आपकी बॉडी में अकर हो रही है, उस सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, इटोलॉजिक आपको पता है जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से आपकी बॉडी में अकर हो सकता है। तो वो बैक्टीरिया आपकी क्यूटेनियस टिश्यू में अटैच करेगा, उसके बाद में पेरिफेरल नर्व जाएगा, फिर वहाँ पे क्या करेगा, जो स्किन होती है
स्किन में लीसेंस करेगा, स्किन में लीसेंस क्रिएट करने के बाद जहाँ पे एरिया है वहाँ पे जो भी हेयर होंगे उनको लॉस करेगा, मतलब हेयर रिमूवल करेगा। फिर उसी स्किन पे एक पैचेस क्रिएट कर देगा, उस पैचेस को हम लोग कहते हैं इरिथमेटस। उसको बाद में वो पूरी आपकी बॉडी पे स्प्रेड करेंगे। अगर मान लीजिए आपके लेग एरिया में होगा तो आपके हेड टू टो में पूरा ये क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके फेशियल स्किन है उस पर रिंकल्स आने लगेंगे, फिर आपको साइन ऑफ सिम्टम्स मिलेगा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी आपके लेप्रोसी डिजीज़ की। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को जो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपके जो ईयर लोब्स हैं वो थिक हो जाएंगे और लंपी हो जाएंगे, मतलब कि आपको सेंसेशन नहीं मिलेगा। जो आपकी आईज हैं, जो आईज के मतलब आईज के ऊपर क्या होता है, आईब्रोज होते हैं, उसमें आपको लॉस मिलेगा। हेयर में क्या होगा, कमी मिलेगी। आपके जो नॉस्ट्रल है समटाइम डिफॉर्म्ड हो जाएंगे, डिफॉर्मिटीज आपको मिलेगी, नोड्यूल्स मिलेगा, शॉर्टनिंग हो जाएगी आपके टोज और फिंगर्स की। आप फिंगर लॉस, रेड पैचेस, आपको डिप्रेशन मिलेगा ब्रीजिंग ऑफ नोज में, थिकनिंग हो जाएगी आपके स्किन में, आपका थिकन हो जाएगा क्यूटेनियस, आपकी स्टिफनेस हो जाएंगे फिंगर्स में। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा जिस पर्सन को लेप्रोसी हुई है। फिर आता है आपका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन सी बात है, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिससे हम लोगों को टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्लियर हो पाता है। फिर हम लोग फुट पैड कल्चर कराते हैं जिसमें हम लोग इनोकुलेट करते हैं मटेरियल को फुट पैड ऑफ माइस से, जिससे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं मल्टीप्लिकेशन को। हम लोग हिस्टामीन टेस्ट कराते हैं जिसमें हम लोग इंजेक्ट करते हैं हिस्टामीन को और पर्सन में, और फिर हम लोग जहाँ पे भी पैचेस है वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं और फिर वहाँ से हम लोग टेस्ट करके क्लियर करते हैं। हिस्टामीन टेस्ट हमारा एलर्जी टेस्ट में भी आ जाता है। हम लोग बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी का मतलब क्या होता है, जो भी आपका स्किन है वहाँ पे हम लोग सेल को क्या कर देते हैं, एक्ससीजनल निकाल लेते हैं और उसके हम लोग बाद में जाके टेस्ट कराते हैं। लैब रिपोर्ट में स्टडी करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसने कितने डिग्री पे अफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग बायोप्सी के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। फिर हम लोग इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जिसमें हम लोग लेप्रोमाइन टेस्ट को भी कहते हैं। इसमें हम लोग लेप्रामिन होता है उसको हम लोग इंट्राडर्मल इंजेक्ट करते हैं, हम लोग 0.1 ml, और इसको हम लोग इंट्राडर्मल देते हैं और इसको हम लोग 14 घंटे से 6 घंटे तक छोड़ देते हैं। उसके बाद में आपको इसका रिजल्ट मिलता है। फिर आपका आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रिवेंशन आपका 2 टाइप्स में होता है, एक आपका होता है प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी की तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसको आपको क्लियर करने की जरूरत है। आपको केस को पहले डिटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो एक्यूट कंडीशन में क्लियर हो जाए बेटर है, नहीं तो वो क्रॉनिक कंडीशन में बदल सकता है। फिर इम्यूनो प्रोफाइल एक्सेस, इम्यूनिटी आपकी वीक है तो इम्यून को आपको डेवलप करना है, उसके लिए आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस और प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस का इस्तेमाल करना है। आपको रिहेबिलिटेशन करना, पर्सन को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सेकेंडरी का मतलब होता है जब बहुत ही कंडीशन सीवियर हो गई तो आप ड्रग थेरेपीज देंगे। ड्रग में आप रिफाम्पिसिन देंगे, क्लोफाजिमीन देंगे, डेप्रोसोन देंगे और आप कीमोथेरेपी का भी यूज़ करेंगे। फिर आपका आता है नर्सेज रोल। नर्सेज रोल की अगर मैं बात करूँ क्या आप कह सकते हैं, नर्सेज रोल में सबसे पहले आप पेशेंट में केस डिटेक्शन पहले करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते रहेंगे, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, पेशेंट को जो ड्रग्स हैं मल्टी ड्रग्स थेरेपीज वाली है उनको टाइम पे देंगे, कीमोथेरेपी के लिए उनको प्रिपेयर करेंगे, उनको कोई भी चीज़ मतलब आप दे रहे हैं तो आप हाइजीन के साथ देंगे, आपको हैंड हाइजीन पे फोकस पूरा करना है, उनकी फैमिली को भी आप एजुकेट करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो आप थेरेपीज़ का यूज़ करेंगे और एट लास्ट रिहेबिलिटेशन का भी हेल्प लेंगे पर्सन के लिए। फिर आता है आपका लास्ट में कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे लेप्रोसी पेशेंट में एज अ कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले लॉस ऑफ सेंसेशन। लॉस ऑफ सेंसेशन इसलिए होगा क्योंकि ईयर लोब आपका थिक और लंपी हो जाता है। फिर परमानेंट नर्व डैमेज। परमानेंट नर्व डैमेज इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाता है और सबसे ज़्यादा इसका अफेक्ट आपके नर्व्स पे होता है। तो नर्व और बोन और स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स पे अफेक्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको नर्व डैमेज मिलेगा। मसल्स वीकनेस हो जाएगी इसलिए आप मेलेज हो गए, आपकी स्ट्रेचिंग वीक हो जाएगी। डिसफिगरमेंट होगा। डिसफिगरमेंट अभी आपने पढ़ा था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कि स्टिफनेस हो जाएगी आपके फिंगर्स में, आपके थिकनिंग हो जाएगी और आप में थिकनिंग के बाद में क्यूटेनियस नर्व में भी आपको प्रॉब्लम मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी लेप्रोसी में। लेप्रोसी डिजीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है। फिर आपकी लास्ट डिजीज़ है इस यूनिट की, वो है आपकी कोविड-19। कोविड-19 आपको पता है रेस्पिरेटरी इलनेस है, ये आपके वायरस से होती है, उस वायरस को हम लोग कहते हैं कोरोना वायरस। ये मेनली आपका कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ था, चाइना में हुआ था। इंसिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्लोबली आपका 5:18 PM CEST 28 सितंबर 2022 को मिला था। इसका कन्फर्म हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब नंबर्स में डेथ हुई थी। रिपोर्ट 25 सितंबर 2022 में हुआ था।
वैक्सीन डोजेज़ हम लोगों ने इतने परसेंट में डन करा था। तो ये आपके कुछ नंबर्स हैं जिनको आप लर्न कर सकते हैं। कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका सार्स कोविड-2 है जो आपका कॉजेटिव एजेंट आता है जिसकी वजह से कोविड-19 अकर हुआ था। अगर मैं बात करूँ इसका सार्स-कोवी-2 का मतलब क्या होता है, तो सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये डिज़ीज़ कॉज़्ड करता है कोविड-19 को। कोविड-19 का स्ट्रक्चर ही आपको बनाना पड़ेगा। इसमें आप देख रहे हैं जो आपके बाहर स्पाइक्स लगे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन जो आपका एस से आता है। फिर 2 स्पाइक के बीच में जो आपकी होती है वो आपकी मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। फिर एक आपका एज़ अ इंसुलेटर रहता है वो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन रहेगा। फिर आपके जो जीनोम की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका आरएनए रहेगा। फिर आपकी मेम्ब्रेन रहेगी वो आपकी स्मॉल एनवेलप रहेगी। फिर एक कवरिंग रहेगी जिसको हम लोग एचई मतलब कि हेमोकुलेटिन एस्टरेज के नाम से जानते हैं। तो ये कोविड-19 का डायग्राम है, आपको एज इट इज़ उसको प्रिपेयर करना है। फिर बात आती है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है डायरेक्ट, फिर आपका होता है इनडायरेक्ट। आपको कोविड-19 में पता है डायरेक्ट मतलब कि आप उस पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए ड्रॉपलेट के तो हो गया। इनडायरेक्ट में आपने उस पर्सन की कोई भी आर्टिकल्स कोई भी मटेरियल को यूज़ कर लिया तब आपको हो गया। फिर आपका आता है पैथोफिजियोलॉजी, जो आप ये फिगर देख रहे हो ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी को बताया जो कि एक सच बताऊँ बिल्कुल सही नहीं दे रखा था, नहीं समझ में आएगा। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया, आपको इस तरीके से अपनी प्रिपेयर कर लेनी है पैथोफिजियोलॉजी। तो क्या है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर जो वायरस है वो इंटर करेगा, इंटर करने के बाद में इनिशियली क्या करेगा इन्फेक्शन अकर करेगा। क्या करेगा इनिशियली इन्फेक्शन करेगा, उसके बाद में वायरल इन रेप्लिकेशन करेगा, फिर आपकी बॉडी में स्प्रेड करेगा। स्प्रेड करके सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसका इम्यून रिस्पॉन्स पे रहेगा। फिर वहाँ पे साइटोकाइन स्ट्रोम होगा। साइटोकाइन स्ट्रोम के बाद में आपके टिश्यू डैमेज हो जाएगी। टिश्यू डैमेज के बाद में आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी जो मैंने गूगल से निकाली है एज कंपैरिजन टू बुक बहुत ही सिंपल सी है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। कुछ नहीं आपको पता है जो वायरस है वो इंटर करेगा आपकी बॉडी में इन्फेक्शन करेगा, वायरल जो आरएनए जीनोम है वो रेप्लिकेशन करके स्प्रेड करेगा, सबसे ज़्यादा इम्यून को रिस्पॉन्ड करेगा। फिर साइटोकाइन स्ट्रोम करेगा जो आपकी टिश्यू उसको डैमेज करेगा। फिर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम्स की बात करूँ तो आपको वही मिलेंगे जो आप कोविड-19 में ऑब्जर्व करे थे। आपको फीवर मिलेगा, आपको कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे जैसे कि आपको हाइपर कोगुलेटी मिलेगी, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलेगा, इन्फ्लामेशन होगा, आपको जीआई में प्रॉब्लम होगी जैसे कि एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, आपको इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन मिलेगा, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मिलेगी, आपकी शॉर्टनेस हो जाएगी, ब्रीदिंग इन्फ्लामेशन होगा, लंग एडमा हो जाएगा, साथ ही साथ आपको डिजीज़ ट्रांसमिशन हो जाएगी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। तो ये कुछ आपके साइन एंड सिम्टम्स है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, आफ्टर दैट मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूँ डायग्नोस्टिक की तो आप सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, स्वैब टेस्ट करोगे। स्वैब टेस्ट से आपको एंटीजन पता चल जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर दोगे पर्सन को। आप चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, जो भी लंग इन्फेक्शन डिजीज होगी वो आपको पता चल जाएगी। आप सीटी स्कैन करा सकते हो लंग इन्फेक्शन के लिए। तो आपको ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो आप करवा सकते हो। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपका एक फ्लो चार्ट भी दे रखा है, उसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूँ ये आपका फ्लो चार्ट है जो मेंशन है, ये मेनली क्या है, इसमें हम लोग टेस्ट क्यों कराते हैं, इसकी नीड क्या है। तो इसके 2 में डिवाइड होता है, एक आप करोगे करंट कोविड-19 टेस्ट के लिए और एक होता है पास्ट कोविड-19 टेस्ट के लिए। इसमें आप क्या करोगे डिटेक्ट करोगे जेनेटिक मटेरियल को वायरस से। इसमें आप जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए आप उसका टेस्ट करोगे। तो मेनली क्या होता है जो टेस्ट होता है वो आपका 2 बेसिस पे होगा। एक आपका करंट के लिए होगा, करंट कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए होगा। एक होता है पास्ट कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए। करंट में आप एंटीजन मॉलिक्यूलर टेस्ट कराओगे जिसके एग्जांपल होता है आपका आरटी-लैम, आरटी-पीसीआर। आरटी-लैम, आरटी-पीसीआर आपका एग्जांपल है। जो आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट है उसके एग्जांपल आपका एलएसआ होगा। यही चीज़ आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में दे रखी है, आप वीडियो में देख रहे हो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लैंग्वेज एकदम इसकी सिंपल सी, इसलिए मैंने इसको बुक में मेंशन कर दिया था। कुछ नहीं है, जो आप टेस्ट करा रहे हो वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है। तो ये आपका 2 टेस्ट होता है, एक होता है करंट कोविड-19 इन्फेक्शन टेस्ट, एक होता है पास्ट कोविड-19 इन्फेक्शन टेस्ट। करंट में आप एंटीजन मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हो जिसमें आप एग्जांपल लिखोगे आरटी-लैम, आरटी-पीसीआर। सीरोलॉजिकल टेस्ट में आप एग्जांपल लिखोगे एलएसआ। ये आपका मेन टेस्ट आता है कोविड-19 के लिए। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए आपके पॉइंट्स आता है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट और वैक्सीनेशन और कुछ होम बेस्ड सर्वेलेंसेज। फिर प्रिवेंशन आता है। प्रिवेंशन में आप क्या क्या करोगे, तो प्रिवेंशन में पर्सन जिस पेशेंट को कोविड-19 था सबसे पहले तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, हैंड वॉशिंग कर देते, पीपीई किट का यूज़ करते थे, वैक्सीनेशन का यूज़ करते थे और
डिसइंफेक्शन का यूज़ करते थे, क्लीन बहुत ज़्यादा रखते थे, हैंड स्क्रब का यूज़ करते थे, पब्लिक में हम लोग मास्क यूज़ करते थे, डिस्टेंस यूज़ करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता है, क्यों? क्योंकि आपने ये सारे प्रिवेंशन मेंटेन करे थे कोविड-19 के टाइम पे। कोविड-19 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। यूनिट 11 जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। इस यूनिट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।